नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अब 20 दिन ही बचे हैं। आज से 20 दिन बाद 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज जब 3 हफ्ते बचे हुए हैं नतीजे आने में, दिल्ली का चुनाव कहां खड़ा है, इसका आकलन भी बहुत जरूरी हो जाता है। मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फेस पर, कि अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिया नहीं, तो फेस या मुद्दे, क्या हावी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल 67-62, एक बार 67 सीटें 70 में से एक बार 62 लेकर आए हैं, लेकिन इस बार दामन दागदार भी है। तो इज ही फाइटिंग विद द बैक अगेंस्ट द वॉल, यह अपने आप में एक सवाल है। बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया है, यह कमजोरी है या ताकत भी साबित हो सकती है। और मुद्दों की जहां तक बात है, उसमें रेवड़ियों का पुट बहुत हावी होता दिख रहा है। लेकिन रेवड़ी से आगे भी क्या कुछ मुद्दे हैं। महिला सम्मान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आधी आबादी को रिझाने की भी कोशिश है, पूर्वांचलियों को भी टारगेट करने की या आकर्षित करने की कोशिश है। कांग्रेस दलित और मुस्लिम कार्ड पर अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक में वापस दखलंदाजी करने का पूरा मन बनाती दिख रही है। तो कांग्रेस थोड़ी मजबूती लेती है तो किसको एडवांटेज मिलेगी। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इनका जवाब आज मैं देश के वरिष्ठतम पत्रकारों से ढूंढने की कोशिश करूंगा। एक पत्रकारों का पोल भी करूंगा। आज चुनाव हो तो कौन जीत रहा है, बड़ा सीधा सा सवाल मैं पूछने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। 3 हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे, पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है, तो क्या एक नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। और जो वैकल्पिक राजनीति का वादा और दावा करके वो राजनीति के मैदान में कूदे थे, अब बिल्कुल नॉर्मल बाकी पार्टियों की तरह की पार्टी आम आदमी पार्टी हो चुकी है। और दामन भी दागदार हो गया है, जेल के चक्कर काट कर भी आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। तो क्या इसके बावजूद जो अप्रत्याशित नतीजे या समर्थन दिल्ली का मिलता दिखा है आम आदमी पार्टी को, क्या वो जारी रहेगा। उधर बीजेपी, चुनाव तो केंद्रित हो गया है अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है, लेकिन 25 साल का वनवास काट रही है बीजेपी। 1998 के बाद सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, पूरा देश जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह विजयी रथ पर पूरे देश पर कब्जा तो करते दिखे, लेकिन दिल्ली चिढ़ाता दिखता है लगातार 2 बार से। 70 में से 67, 70 में से 62 इज नॉट अ जोक। वो तब जबकि अपने दम पर दोनों बार 2014, 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल की। इस बार बिना चेहरे के जा रही है बीजेपी। ये बीजेपी की कमजोरी साबित होगी या बीजेपी के लिए ये मजबूती का कारण बन जाएगा। और कांग्रेस जो हाशिए पर गिरती दिखी है दिल्ली में, 15 साल दिल्ली पर राज करने के बाद, दिल्ली की दशा और दिशा बदलने के बाद, शक्लो सूरत बदलने के बाद, खुद कांग्रेस की चेहरा ऐसा बदरंग हुआ दिल्ली में कि 0 बटा लड्डू, 0 से ऊपर खाता नहीं खुल पा रहा। पिछले 2 चुनाव में 4.3% पर सिमट गई। अब कांग्रेस मजबूत होती है तो किसका नुकसान करेगी, यह अपने आप में एक सवाल है। पर फेस के अलावा क्या मुद्दे भी गूंज रहे हैं दिल्ली में, कि महंगाई, बेरोजगारी,
आमदनी कैसे बढ़े, स्कूल, शिक्षा, क्या इन मुद्दों का जोर दिखाई दे रहा है, या ये दिल मांगे मोर और जनता के सामने पिटारा खोल दिया है राजनीतिक दलों ने? तू डाल डाल में पात पात का खेल हो रहा है, रेवड़ियां बांटने का इतना जोर, इतना शोर हो गया है कि बाकी सब कुछ गौण होता दिख रहा है। कोई 2100 दे रहा है महिलाओं को, तो अगले 2500 देने की बात है। कोई ऑटो रिक्शा वालों को उनकी बेटियों के लिए 2 लाख रुपए शादी का प्रबंध करने के लिए देने को तैयार है, तो गर्भवती महिलाओं को कोई 21,000 रुपए दे रहा है। कोई 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में अनलिमिटेड इलाज, अनलिमिटेड मुफ्त में इलाज कराने के लिए तैयार है, तो कोई 25 लाख का बीमा दे रहा है। कोई बुजुर्गों को 3,000 रुपए की पेंशन दे रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हो रही, कर्ज लेकर घी पिलाने पर आमादा है। और जनता भी आजकल यही कह रही है कि लाओ, दे दो तो वोट दे देंगे। इसमें कुछ समुदाय, कुछ इलाकाई समीकरण भी बनते दिख रहे हैं क्या? पूर्वांचलियों पर बड़ा जोर है, लगभग 30%। कोई एक्चुअल डेटा नहीं है किसी के पास, पर अंदाजा लगाया जाता है 30% दिल्ली की आबादी, 1,55,00,000 जो वोटर हैं, 30% उसमें पूर्वांचली हैं। तो अपशब्द को लेकर, रोहिंग्या को लेकर, मान सम्मान अपमान को लेकर, अरे आ जाते हैं बिहार से, पूर्वांचल से लोग इलाज कराने के लिए, लाखों का इलाज करवा दिया जाता है। यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो साधा जा रहा है पूर्वांचलियों को भी। युवाओं को 8,500 रुपए स्टाइपेंड देने की भी बात है। तो कोई कहता है कि नहीं, मेट्रो का किराया भी आधा मैं माफ कर दूंगा, बाकी केंद्र सरकार करके दिखाए। और मॉडल ऐसा कि जिसकी आलोचना, निंदा की जा रही थी कि लोगों को लुभाया जा रहा है, अब वही तथाकथित कल्याणकारी नीतियां फिर से, या मैं कहूं आगे भी जारी रखने का वादा किया जा रहा है संकल्प पत्र में, अपने संकल्प पत्र में। तो ऐसे में इस चुनाव में दरअसल एक्स फैक्टर क्या है? क्या है वो मुद्दा, या वो चेहरा, या वो समुदाय विशेष जो तय करेगा कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की तैयारी, किसका पलड़ा भारी? और पत्रकारों का पोल, किसे सत्ता किसका डिब्बा गोल? देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनसे मैं पूछूंगा आज चुनाव हो जाएं तो दरअसल मजबूत कौन दिख रहा है? और मेरे साथ चर्चा में स्टूडियो में विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश शुक्ला भी, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं। इस पैनल में सबसे युवा आदेश रावल, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, और देश के 2 वरिष्ठतम पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, कंसल्टिंग एडिटर भी हैं इंडियन एक्सप्रेस की। तो नीरजा, चुनाव क्या मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या चेहरा, फेस? केजरीवाल के इर्द गिर्द ही, क्योंकि बीजेपी ने फेस तो नहीं दिया, पर केजरीवाल पर हमलावर होकर फेस को सबसे अहम विषय बनाया जा रहा है, या मुद्दों पर लड़ाई हो रही है? देखिए, केजरीवाल सेंट्रल पीस हैं इस चुनाव के दिल्ली में, और सबसे हाईएस्ट स्टेक्स भी केजरीवाल के हैं। हम जानते हैं अगर केजरीवाल चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन गए, दिल्ली के, जहां आपने ठीक कहा,
बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई 25 साल कम नहीं होता, जबकि पूरे देश में वो राज कर रही है। अगर वो चौथी बार आते हैं तो देश, हालांकि पंजाब और दिल्ली में ही होंगे, ऐसा नहीं कि देश भर में सरकारें हैं उनकी, लेकिन देश शायद नई नज़रों से देखेगा उनको, और पूरा ऑपोजिशन ब्लॉक भी नई नज़रों से देखेगा। मान लीजिए वो हार जाते हैं इस बार, तो फिर मुझे लगता है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस पैदा होगी। पार्टी हो सकता है तितर बितर हो जाए, और बीजेपी की तरफ से तो धावा बोला ही जाएगा, तो उनके लिए स्टेक्स हाई हैं। बीजेपी ठीक है, एक और स्टेट आ गया, पार्टी की हैसियत बढ़ जाएगी, नरेंद्र मोदी की हैसियत बढ़ जाएगी। जो 240 सीटें थी पिछले साल की, एक बुरा सपना के रूप में हो जाएगी हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली। कांग्रेस भी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कांग्रेस दिल्ली जीतने वाली है। कांग्रेस कितना भी आम आदमी पार्टी को काटती है, उसकी अहमियत उतनी ही होगी। केजरीवाल को सेंट्रल फिगर बनाकर, कौन आगे है अगर आप नीरजा, मैं अभी उस पर तो आता हूं, केजरीवाल को सेंट्रल फिगर बनाकर सही रणनीति अख्तियार की है क्या बीजेपी ने, या उनका फेस ना देना दरअसल एक कमजोरी की निशानी भी साबित हो रही है? ठीक बीच मझधार में अभी चुनाव है, तब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, भाजपा के लिए एक चेहरा नहीं देना कमजोरी का चिन्ह है, और केजरीवाल सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करिए तो वो एक ही चीज़ कहेंगे, ठीक है शीश महल है, ठीक है लिकर स्कैम में किया नहीं किया, गलती की, पैसा बनाया, अपनी जगह है, लेकिन काम तो किया है। तो इसकी वजह से मैं मानती हूँ नंबर कम होंगे इस बार उनके, लेकिन फिर भी फ्रंट फुट पे वही हैं। पर सवाल ये पैदा होता है, और भाजपा की अंदरूनी जो फीडबैक है, जो पता लगता है सही है या नहीं है, कि उनकी वो मान रहे हैं 18 से 20 सीटें आएंगी। कांग्रेस की वो कहते हैं 3-4 सीटें आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी वो अलग चीज़ है। लेकिन मान लीजिए केजरीवाल का टैली 40 से 45 हो जाता है, अगर 50 तक पहुंचता है सेफ बनाएंगे, 40 और 45 के बीच में होता है तो रिस्की हो जाएगा। भाजपा मुझे लगता है उन्हें छोड़ेगी नहीं फिर तो आप ये कह रही हैं, आपने दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया कि किसका पलड़ा भारी है। अभी जो बहुमत का आंकड़ा 36 का है, उससे आगे दिख रही है आपको आम आदमी पार्टी इस समय? यस, आगे दिख रही है, इस समय आगे दिख रही है। हालांकि भाजपा की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है। भाजपा की स्थिति पिछले 2 इलेक्शन से बहुत बेहतर है, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। तो भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर है। अब थोड़ा मैं आंकड़ों पर आ जाता हूं, उसके बाद दूसरे वरिष्ठतम जो पत्रकार हैं विनोद के पास जाऊंगा। पर संजय, अब मैं जरा आंकड़ों पर नजर डालूं तो बीजेपी दरअसल 32-32 से लेकर 38.5 के बीच झूलती आई है पिछले 3-4 चुनावों में। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, 2013, 2015, 2020। और आम आदमी पार्टी 2015 और 2020 में 54.25, 53.5 से 54.5 के बीच में वो वोट लेती हुई दिखाई देती है। तो ऊपर नीचे आप कितना इसके अंदर फर्क आता दिख रहा है आपको? 10 साल की ये एंटी इनकम्बेंसी है, या एक डिसएडवांटेज या एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ तो कैंपेन शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन वो 2 महीने से जो बिल्कुल गली मोहल्लों में घुस गए तो वहां कैचअप गेम हो गया है और वो फ्रंट पर आ गए, जैसा नीरजा कह रही है। आम आदमी पार्टी आगे तो निश्चित है, नीरजा जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये भी बात सही है मेरे अनुमान के हिसाब से कि 2020 वाली स्थिति नहीं है। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत नीचे जाएगा और बीजेपी कितना नीचे जा सकता है? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ उसमें। मुझे लगता है पिछली बार उनका 54% वोट था, 4-5% की गिरावट की संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। वो 40s में जा सकते हैं, 48-49 पर अटक सकते हैं। 48 से 49 ऐसा मेरा मानना है कि लगभग आम आदमी पार्टी वहां पे टिकेगी, और बीजेपी जो है लगभग 41 पर जा सकती है। 40-41 पर बीजेपी जाएगी और आम आदमी पार्टी 48-49 पे रहेगी। फिर भी फासला 8-9%, 7-8% का बना रहेगा। कांग्रेस जिसके पास 4% वोट थे, वो शायद कांग्रेस
शायद चले जाए 7-8% पर, उससे ऊपर जाती हुई मुझे कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ती। ये आप अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि और ये थोड़ा समझाइएगा भी, एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, जब तक वो कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो कहीं भी, जब तक उसे पार या उसे भेद नहीं पाती है तो सीटें नहीं मिलती हैं। 7-8% अगर कांग्रेस रह जाएगी तो इक्का दुक्का कोई उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव जीत जाए, वरना इसका मतलब कांग्रेस का फिर से खाता नहीं खुलेगा। 13-14% लाए बिना तो आप सब्सटैंशियल कुछ ऐसे 5-7 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं आ सकते। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं, सफोलॉजिस्ट आप हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और मुझे लगता है मैं आपकी बात को पूरी तरह से इंडोर्स कर रहा हूँ। कांग्रेस ऐसी स्थिति में एक भी सीट लाने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ती। इक्का दुक्का कोई उम्मीदवार जीत जाए तो अलग है, लेकिन उसे मैं कांग्रेस की जीत नहीं मानूंगा। जिस आप थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबले में भी कम से कम 23-24% का थ्रेशोल्ड है। मैं तो 14-15 ही कह रहा था, 23-24 से ये होगा। कम से कम 22-23-24% चाहिए, तब आपकी सीटें आने लगती हैं। तो कांग्रेस की सीटों आने की गुंजाइश बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का जितना जबरदस्त हमलावर होना आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर नहीं, एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं तो केजरीवाल फर्जीवाल भी हो जाते हैं, फ्रॉड किंग भी हो जाते हैं। और पहली रैली जाकर राहुल गांधी सीलमपुर में करते हैं, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है और झुग्गी झोंपड़ियां भी वहां पर काफी हैं, और उसके इर्द गिर्द भी 5-6 विधानसभा ऐसी हैं। तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर जो कांग्रेस थोड़ा बैंक कर रही है, तो मतलब वो गलत दांव लगा रही है, या लोग उनकी तरफ आए लोकसभा चुनाव में पर इस विधानसभा चुनाव में वो नहीं आने वाले हैं, वो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही। क्या आप ये भी कह रहे हैं? नहीं संदीप, मुझे नहीं लगता कि वो दांव गलत लगा रहे, दांव तो सही लगा रहे, क्योंकि यही दो तबके हैं। आपने जिक्र किया मुस्लिम मतदाताओं का और दलित मतदाताओं का। कांग्रेस को अगर उम्मीद है कि उनकी तरफ वोट शिफ्ट होंगे, तो इन्हीं दो समुदाय से वोट शिफ्ट होने की गुंजाइश है कांग्रेस की तरफ। शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। नहीं, मुसलमानों में एक नाराजगी है अरविंद केजरीवाल को लेकर, खासकर ताहिर हुसैन का मामला बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया, और पिछली बार शाहीन बाग पर चुप्पी साधकर काम चल गया था, पर इस बार बहुत जगह मुस्लिम समुदाय सवाल पूछ रहा है कि आप खुलकर कुछ बोलते नहीं हैं, चुनावी हिंदू भी हो जाते हैं। देखिए, ये सारी चीजें चलते रहेंगी संदीप, लेकिन जब 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उस वक्त मुझे लगता है, और खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटरों की चर्चा हो रही है, उस वक्त उनके दिमाग में एक ही चीज हावी होगा, कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगी। ये बिल्कुल सत्य है, और इसी आधार पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट पड़ेगा। तो अभी भले ही उनके मन में दुविधा हो, असमंजस्य हो, कांग्रेस की तरफ झुकाव हो, अरविंद केजरीवाल से अपनी नाराजगी जाहिर करें, लेकिन वोट डालने के दिन तो मुझे लगता है, जिस तरह से उन्होंने पहले के चुनाव में लगभग 80-85% मुस्लिम वोट केजरीवाल को मिलता रहा है, हाँ, उससे कम की गुंजाइश मुझे अभी भी दिखाई नहीं पड़ती। और मुस्लिम दलित वोट, चाहे कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन जाएगा तो मतलब लाभार्थी जाति जो बनाई हुई है अरविंद केजरीवाल ने, अब सब उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लाभार्थी जाति इंटैक्ट दिखाई दे रही है आपको? काफी हद तक इंटैक्ट है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव मुझे लगता है जातियों से अलग हट करके क्लास पर आधारित है। जो गरीब और मध्यम वर्गीय जो तबका है, वोटर है, उसका बड़ा वोट का केजरीवाल के पक्ष में जाता है। 2020 और 15 के चुनाव में भी हमने देखा। तो अगर आंकड़े पेश करूं, लगभग 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे। लेकिन अगर गरीब तबके के मतदाताओं की बात करें, जिनकी आबादी लगभग 1/3 है, 30 से 32% गरीब वर्ग के मतदाता होंगे, उनमें आम आदमी पार्टी को 67-68% वोट मिले थे। एवरेज वोट से 14-15% वोट ज्यादा। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पकड़ ही है गरीब मतदाताओं के बीच में, और उन्हीं के बदौलत इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और उनका वोट तो खिसकता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जिस बात से आपने शुरू किया, लाभार्थी वही है, लाभार्थी अभी भी केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। विनोद, आप कैसे देख रहे हैं ये? मतलब चेहरा केंद्रित ही पूरा का पूरा चुनाव हो गया, या मुद्दे? देखिए, 10 साल की जो शासन होता है, एंटी इनकम्बेंसी तो आती है, और मैं भी आजकल बाहर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, एक अलग से शो कर रहा हूँ दिल्ली का चौधरी, और उसमें आम आदमी हर जगह जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ की देखिए प्रदूषण, देखिए दिल्ली की सड़कों का हाल, देखिए कूड़ा, गंदे नाले, इन चीज़ों का भी लगातार जिक्र आ रहा है।
तो क्या ये मतलब नाराजगी है पर फिर भी बदलाव नहीं चाहेंगे, या ये आहट गूंज में बदल सकती है? अभी मन बना रहा है दिल्ली का वोटर, अभी हैं 17 दिन वोट डालने में। बीजेपी के पास चेहरा है, लेकिन वोटों को नुकसान करने वाला चेहरा है। राजनिवास में बैठते हैं वो, आप उनकी बात नहीं करते, कोई उनकी बात नहीं करते, वो कहीं आकलन में फिगर ही नहीं करते। लेकिन उनका बड़ा हिस्सा है गवर्नेंस में, दिल्ली में उनकी बात होती है। और जब जाके वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी इस बात का हवाला देते हैं कि उनके रास्ते में रोड़े अटकते हैं, इम्पेडिमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, तो लोगों को जचती है वो बात। लोग ये बात मानते हैं एक हद तक। हालांकि ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल की जो पकड़ थी वो कमजोर हुई है। लेकिन जैसे संजय जी बोल रहे थे, संजय जी ने अभी भी 50% वोट दिया है उनको। वो कह रहे 4-5% कम हो जाएगा, तो 20 में 54% था वोट आम आदमी पार्टी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ तो अगर उस एक पार्टी, हाँ 50 या 48 तक वो कह रहे हैं जा सकता है, तो 48 और 40-41 बीजेपी, तो भी 7% का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो 29 तक लाना पड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी को हराना है या हंग असेंबली क्रिएट करनी है, जो कि 2013 में हुआ था। वहां तक तो बात नहीं पहुंचती। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है कि बीजेपी केंद्र में है। जब शीला दीक्षित जी हारी थी तो हम लोग लगातार लिखते थे डबल एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी, केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी। वो शायद बीजेपी में लागू नहीं होती, कम से कम चर्चाओं में तो लागू नहीं होती। पर यहाँ पर एक और पेंच है विनोद, और थोड़ा सा आप इसका विश्लेषण कीजिए। देखिए लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और मैंने 2 दिन पहले शो भी किया था। ये तो 2 महीने पहले से उठाना चाहिए था बीजेपी को। अब उन्हें याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल सशर्त जमानत पर हैं बाहर। वो सचिवालय नहीं जा सकते, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, अधिकारियों से नहीं मिल सकते। तो क्या दिल्ली वासियों में एक ये असमंजस भी है कि भाई अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, तो हम आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें? ये जब ऐसा कोई असमंजस दिल्ली वालों में ऐसा कोई असमंजस नहीं है। आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ। पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो डिफेक्टो होता है, डिजोरे नहीं होता। बिना मुख्यमंत्री हुए भी निभाता है आदमी मुख्यमंत्री का कर्तव्य। आज के दिन भी लोग आतिशी को देखते हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर, और शायद दोबारा भी वही बने, लेकिन उनके पीछे जो पावर सेंटर होगा वो अरविंद केजरीवाल ही होगा। ये सब बात लोग समझते हैं आजकल। अब जैसे देख लीजिए कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी है, मैं बीजेपी का ही मिसाल दे देता हूं, तो असली पावर कौन है? नड्डा साहब तो नहीं है। नड्डा साहब के पीछे जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, जिनके पास केंद्र में सत्ता है, रियल पावर रेस्ट विद देम। तो ये बात लोग समझते हैं आजकल कि ओहदे से पावर नहीं मिलती, पावर बिना ओहदे के ही होती है और डिफेक्टो होती है। और आपने देखा होगा क्या कहते हैं, और कई प्रदेशों में, अब जैसे नीतीश जी हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सत्ता किसके हाथ में है? सत्ता बीजेपी के हाथ में है वहां बिहार में। ये सच है, कोई बात नहीं करता। तो इसलिए हम ईमानदारी से डिस्कशन करें। आज के दिन मेरी नजर में आम आदमी पार्टी को बढ़त है, और अनुपात में हो सकता है बीजेपी बेहतर कर ले पहले से। और कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ रही है दलित, आपने सही फरमाया, दलित और मुस्लिम वोट के लिए। और दलित मुस्लिम वोट में बहुत गुस्सा है अरविंद के लिए। कई कारण है उसके। एक तो अरविंद जो है, उनकी जो कैंपेन है उसमें क्लियर एंड प्रेजेंट एक हिंदू बायस है। हाँ। जो देखता है मुसलमान, वो समझता है उसको, लेकिन वो समझता है जब उसको वोट डालता है तो ही टेक्स हिम एज ए लेसर इवल कंपेयर टू
द बीजेपी। तो लोग कई तरीके से मन बना के वोट डालते हैं संदीप, खासकर अक़लियतें इस देश में बहुत टैक्टिकली वोट करती हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये बदलाव हमने देखा था, और उस बदलाव के बाद एक सबक भी मिलता रहता है, और हम सब पत्रकार तो हम तो सब सबक लेते रहते हैं। वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यहाँ पर विजय देखिए, दलित और मुस्लिम की लामबंदी हुई, बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ, उसी बिना पर हम आकलन ये भी लगा रहे थे कि भाई केक वॉक है हरियाणा, और महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, गिवन था। मतलब 235 जीत गई महायुति, 288 में से 235, और लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा हरियाणा में भी। तो हम बीजेपी की जब बात करते हैं कि भाई वो एडवांटेज जो दिख रहा था 2 महीने पहले, उसको स्लिप कर दिया है, क्या वो स्लिप हुआ भी है, या जो एक साइलेंटली बीजेपी काम करती है और झुग्गी झोपड़ियों में जैसे 250 विस्तारक, हमने एक दिन चर्चा भी की थी, जो जून से ही काम पर लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने काम हो रहा है, वो पूरा जाल बिछ चुका है और हम थोड़े अनभिज्ञ हैं उसे लेकर? देखिए संदीप जी, जो सबसे अनभिज्ञ होता है ना इस पूरे खेल में, वो पत्रकार ही होता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत समझती हैं बातों को, अपनी ज़मीन को और उस सब बात को। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो साइलेंटली काम कर रही है अपना। खासतौर से संघ के जो विस्तारकों का आपने जिक्र किया, 250 का, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, वो कितना काम कर रही है नहीं कर रही है वो आगे पता पड़ेगा। 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में शुरुआत में बहुत आगे थी। मतलब लग रहा था कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज नहीं दिख रहा। अब वो कितना स्लिप हुआ है या हम लोग उसको कितना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वो तो अरविंद केजरीवाल के केंद्रित कर दिया। और दूसरा, ये रेवड़ियों के खेल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वो मॉडल ही सब कॉपी पेस्ट करते हुए, उसकी नकल करते हुए उसके पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। ये एडवांटेज केजरीवाल की हो गई। केजरीवाल साहब का एडवांटेज है। और हमने उस दिन भी चर्चा की थी जब केजरीवाल साहब ने ऑफेंसिव होते हुए सबसे पहली मीटिंग, जब वो रैली या जो भी प्रोग्राम किया था, उसमें कहा था रेवड़ी पर चर्चा कर लीजिए, रेवड़ी पर चर्चा कर लीजिए। तो वो रेवड़ी पर ट्रैप में क्या बीजेपी फंस गई? अब कल संकल्प पत्र जो आया है उसमें कहने पर मजबूर होना पड़ा बीजेपी को, जो हमलावर थी अरविंद केजरीवाल पर, कि हम सारी कल्याणकारी नीतियां जारी रखेंगे, उनको पारदर्शी बना देंगे, ये वो पीछे थोड़ा सा बस जोड़ दिया, पर कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेंगे। तो कल्याणकारी योजनाएं अगर अरविंद कर रहे थे तो फिर सवाल किस बात पे उठा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि बिडिंग फॉर वोटर्स हो रहा है अभी। हाँ, यदि संकल्प पत्र बोली लग रही है घोषणा पत्र की कि भाई हाईएस्ट बिडर कौन होगा। हाँ, एक तो वो बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा सेंट्रल थीम है इस इलेक्शन का, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सोचना कि अगर वो वहाँ पर अपना कैंडिडेट मतलब सीएम फेस उतार देती तो मुझे लगता है वो कमजोरी होती। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का नेता न भारतीय जनता पार्टी के पास है न कांग्रेस के पास है। तो वो लड़ाई पर वो संभावित चेहरे तो एक तरह से उतारे ही ना। संभावित 3 बार का विधायक, 2 बार का सांसद रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा, 2 बार के दोनों चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के सामने खड़े हैं। उसको इस तरह से भी देखिए ना, दोनों। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम का फेस नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही आप फेस बनाएंगे तो वो कंपैरेटिव अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में कमजोर दिखेंगे। तो वो उस लड़ाई में नहीं आना चाहती। लेकिन अब हो सकता था कि मुद्दों पर लड़ते आप, मुद्दे तो इस चुनाव में बचे ही नहीं है। अब सबसे पॉजिटिव बात ये होगी कि मुद्दे बचे नहीं है। हमारे दर्शक गाजियाबाद वासी वो कह रहे हैं केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि टूटी है। फ्री की बोली में बीजेपी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर के बाद अब बीजेपी का पलड़ा भारी है। वही मैं कह रहा हूँ कि बिडिंग चल रही है। अब वो तो कितना होगा कि नहीं होगा। अब क्या हुआ कि केजरीवाल साहब का मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे के तौर पर, तो मुद्दों पर लड़ सकते थे। मुद्दों पर वो छूट गई है कहीं पीछे उसकी ट्रेन। वो कूड़े, वो सब नालियां, उनके पोस्टर लगाते, वो कुछ नहीं हो रहा। वो शीश महल भी बीच में, वो सड़कों के गड्ढे, हाँ, वो शीश महल भी नहीं रह गया। तो अब आ गया फ्री बीच पर। फ्री बीच पर मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अभी थोड़े हावी हैं, क्योंकि वो एक तो ये वैसा ही है जैसे असली हिंदुत्व होता है। असली हिंदुत्व पर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो वो बीजेपी के पास होगा। तो फ्री बीच जो है वो अरविंद केजरीवाल का मॉडल हो गया। केजरीवाल का मॉडल हो गया, इसलिए वो बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है।
रही बात, एक बात समझनी चाहिए जो मुझे लग रही है आज की तारीख में, कि ये बाईपोलर इलेक्शन है। कांग्रेस इस चुनाव में है ही नहीं। मुझे आज भी नहीं लग रहा कि कांग्रेस को इसमें है। आप इसको, ये एडवांटेज आम आदमी पार्टी हो ये जाता है। एडवांटेज आम आदमी पार्टी को है। और कांग्रेस जब डबल माइनॉरिटी डिजिट्स में जाती तो बीजेपी की बातें खिलती। तब होता, और माइनॉरिटी वोट जो है उसको तय करना है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा दुश्मन मानती है या भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ ये पर वोटिंग के तय है। नीरजा, आपसे एक क्विक पॉइंट लेना चाहूंगा। महिला सम्मान, देखिए आधी आबादी की बात है, 71,74,000 महिलाएं हैं और ये 2100 रुपए अरविंद दे रहे हैं। अब बीजेपी को भी कहना पड़ गया, कांग्रेस ने भी कहा 2500 रुपए हम दे देंगे। महिलाओं में जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन, आकर्षण है नरेंद्र मोदी को लेकर, वही काम दिल्ली में महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल में है। तो वो अभी आकर्षण बरकरार है या वो टूटा है? ये एक अहम फैक्टर हो सकता है नतीजों में। बिल्कुल, महिला का जो वोट है ना, वो एकदम जिसको कहते हैं ना, उभर के आ रहा है। एम्पावर्ड वोट है एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में। और इतनी महिलाओं को अब हम सुन रहे हैं कहते हुए, हमारे पति जिस तरह वोट करे हम इस तरह जाने वाले हैं। तो उनका अलग से। और एक भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर दिसंबर 16 और जनवरी 6 के बीच में जो वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 5 लाख में, उसमें 70% महिला है। नहीं, उसमें तो एक ये और जो आंकड़ा है नीरजा, आपने लाभार्थी एक और स्कीम आंकड़ा है करेंगे की बात की नीरजा, ना, जो वो 22 या 23 जी। तारीख को इन्होंने ये महिला सम्मान योजना की भाई हम 2100 रुपए देंगे और उसका इनके कार्यकर्ता ही रजिस्ट्रेशन कराने लगे। 3 दिन में 25 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। वो फर्जी और वगैरह वगैरह वो अलग चीज है, पर 25 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया 71 लाख में से। तो उसका मतलब क्या है कि महिला आकर्षित हुई है इन योजनाओं से कि मेरे हाथ में कुछ आएगा। और ये जैसे कि महाराष्ट्र में भी ये गेम इससे पिछला चेंजर सवाल माना लीजिएगा जाता है। पीसीआर। हाँ। आएगा ये। और तो महिला का जो एक मुझे लगता है विश्वास करती है महिला केजरीवाल पे। अगर बात करिए, विश्वास सिर्फ केजरीवाल है या दरअसल देखिए, मेरे बच्चों का राकेश, दरअसल केजरीवाल के विश्वास की बात नहीं है। विश्वास वो जो भी सरकार है, वो झारखंड में महिलाओं ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया मैया सम्मान योजना को लेकर। महाराष्ट्र में लाडकी बहन में वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा किया, जैसा शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा किया मध्य प्रदेश में। और हमारे जो दर्शक हैं आर के उपाध्याय कोलकाता वासी हैं, ये कह रहे हैं जिसकी रेवड़ियां होंगी जितनी ज्यादा उसी को दिल्ली की सत्ता देने का इरादा, और जो इनकम्बेंट है उसको एक इनहेरेंट एडवांटेज हो जाता है। नहीं संदीप भाई, जिन 5 राज्यों का चुनाव हुआ 2023 और 2024 में, उन 5 राज्यों के चुनाव से हमें दिल्ली के चुनाव को जोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ओके। कारण ये है कि मध्य प्रदेश में जब लाडली बहन योजना लागू नहीं थी, तब का भी आंकड़ा आप देखेंगे तो महिलाओं का वोट भाजपा को ज़्यादा मिला था। राजस्थान में भी मिला था, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला था। तो छत्तीसगढ़ में फ़ायदा हुआ, महाराष्ट्र में फ़ायदा हुआ होगा। दिल्ली के जो मामला है, दिल्ली का मामला ये है कि जैसा अभी विजय भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में बोली लग रही मतदाताओं की, और उसमें अब मतदाता ये तौल रहा है, क्योंकि इसमें एक पार्टी को तो आप माइनस कर दीजिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से विश्वास जताने के लिए डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया कि महिला सम्मान योजना हम भी देंगे। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल, ये जो फ्री वीज का जो मामला है, इसमें ये दोनों बराबरी पे है। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात कह रहे हैं त्रिलोचन सिंह, हमारे दर्शक हैं, लगातार भेजते हैं ये सवाल, श्री गंगानगर में बैठे हैं। वो कह रहे हैं बढ़त आम आदमी पार्टी की होगी पर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलेगी। त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है। मुझे नहीं, 2013 वाला हाल हो सकता है। नहीं, मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि त्रिशंकु होगी। क्लोज फाइट है। विजय भाई भले कह रहे होंगे कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई में नहीं, पर मेरा मानना है कि कांग्रेस पूरे 70 सीटों पे लड़ाई में नहीं है, लेकिन 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के परंपरागत परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन संजय जी जो कह रहे हैं कि वोटें कम होगा, तो वोट वही कैंडिडेट कम करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का। तो जब आम आदमी पार्टी का फ्लो कम होगा, वोट परसेंटेज कम होगा, कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, खाता खोल पाएगी नहीं खोल पाएगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट इस बार जीत से ज़्यादा बदला की भावना से लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट पे संदीप दीक्षित जी को देख लीजिए, वो किस आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं, बाकी सीटों में भी आप देख लीजिए। तो ये नहीं, इस पर देखने वाली बात क्या ये भी होगी, कितनी जमानत जब्त होती है कांग्रेस की। जमानत तो 2020 में 66 सीटों पे लड़े मैं वही और तो 63 पे जब्त हो गई। हाँ, मैं तो वही- अब ये मतदाता तय करेगा, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं भी ये चूक नहीं रखना चाहते कि 15 और 20 की तरह वो चुनाव से बिल्कुल विड्रा कर ली, यानी समर्पण की स्थिति में इस बार दिखाई नहीं देती। ओम प्रकाश खुड़िया हैं, ये भी श्री गंगानगर वासी हैं, दो लोग मिल रहे हैं एक ही जगह से। वो कह रहे हैं, और आप ही के सूबे के लोग, बीजेपी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना केजरीवाल के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, यदि एक तरह से आकलन करें तो इस बार तीनों पार्टी बिना चेहरे के हैं। नहीं, केजरीवाल तो चेहरा है, आम आदमी पार्टी बिना चेहरे के। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में आप देखेंगे तो केजरीवाल जी के सामने भी संकट है। संकट दो तरह का है। पहले वो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते थे, कामकाज नहीं कर सकते थे, वो तो उन्हीं के नाम पे मिल रहा है ना, उम्मीदवार का नाम नहीं। भाई लोग बोल उनके रहे हैं, नाम मैं पे जब इसलिए सड़कों मिल पर रहा जा है हूं। क्योंकि 70 सीटों पे तो अरविंद केजरीवाल ही लड़ रहे। आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल से शुरू, अरविंद केजरीवाल पे खत्म, तो चेहरा तो वही होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, तो गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी को परमिशन देने के बाद अब ट्रायल शुरू होगा, तो हो सकता है कि ईडी जो उनकी अंतरिम इससे जमानत और है, ज्यादा विक्टिम कार्ड खेलने का फायदा मिल फायदा जाएगा। मिल सकता है, नुकसान कोई मुझे नहीं लग रहा कि अरविंद केजरीवाल को इससे होने वाला सीटों है। का आकलन क्या है वो आप हल्के में गौण कर गए। ये जो आप वो करते हैं ना, वो गुंडप्पा विश्वनाथ की तरह लेट कर चुपके से, ये सब विद्वान लोग हैं ना, वो ज्यादा करते हैं। और फिर मेरी भी आकलन मैथमेटिक्स क्या तो है बचपन से ही आपका? कमजोर रही है मैथमेटिक्स तो। फिर भी अंदाजन नहीं, आम आदमी बहुमत पार्टी, का आंकड़ा पार कर रही है कोई पार्टी। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी कर रही है बहुमत पर। का आंकड़ा पार कर रही है आज की तारीख में। मुझे ऐसा कांग्रेस लगता है। खाता खोलती दिख रही है, 5 तक लेके आ रही है, डबल डिजिट्स में जा रही है। बहुत ज़्यादा बुलवा रहे हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी आज मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत पार कर सकती है। मतलब उसमें कोई संभावना मुझे कम लगती है कि कोई बड़ी बात हो। इसमें ऊपर नीचे हो। संदीप भाई, आप जो भविष्यवाणी करवा रहे हैं, आप मन टटोल लीजिए तो तीनों राजनीतिक दल और दिल्ली की जनता भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो अभी मन बन रहा है। मैं अभी बता रहा मन हूं, थुका अभी नहीं है। नहीं, यदि ये स्पष्ट होता कि केजरीवाल जी बहुमत हासिल कर रहे हैं तो इतनी मेहनत वो नहीं कर रहे होते। जैसे 15 और 20 में वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि उनका बिल्कुल वन साइडेड दिख रहा था। नहीं, यहाँ तो अस्तित्व की लड़ाई है। ये अगर तो मुश्किल यहाँ है। गई ये तो सत्ता पार्टी नहीं गई बचेगी। आदेश, तो मतलब अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा अरविंद केजरीवाल का। दिस इज अ डू और डाई बैटल। देखिए संदीप जी, सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 12 से 15% वोट शेयर का टारगेट रखा है कि वो कैसे 4.5% से 12 से 15% पहुंच जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और अरविंद केजरीवाल की इसमें हार हो सकती है। ऐसी इनकी रणनीति है। इसीलिए राहुल गांधी की एक पदयात्रा डिजाइन की गई है। जल्दी उसकी शुरुआत होने वाली है और उन्हीं सीटों पर जाएंगे जहां जहां कांग्रेस पार्टी की जीतने की संभावना है, जहां या वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और आप लोग बात कर रहे थे मुस्लिम वोट बैंक की। अगर मुस्लिम वोट बैंक तक ये मैसेज पहुंच गया जो केजरीवाल बोल रहे हैं बार बार कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं, तो वो जानते हैं अरविंद केजरीवाल कि इसका सीधा फायदा उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि 2020 में जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा प्रेशर था अरविंद के ऊपर कि वो वहां पे जाएं, लेकिन वो नहीं गए। वो उस बात को समझते थे और मीडिया कैमरे के सामने जब वो इंटरव्यू देते थे तो आखिर में हनुमान चालीसा गा के खत्म कर देते थे। हाँ। तो उन्होंने वो हिंदू कार्ड तब भी खेला था, वो अभी भी खेल रहे हैं। इसी से ठीक जुड़ा है, एक तो उस सवाल, बात एक को अच्छे से सेकंड, समझते हैं कि एक सेकंड मुस्लिम वोटर आदेश। के पास कोई ऑप्शन शिवांशु हैं हमारे दर्शक, शामली वासी हैं, वो कह रहे हैं, वो आपके नजदीक के ही हैं, मतलब बीच में यमुना ही है आपके गांव और शामली के बीच। आप मुस्लिम वोट इतने नहीं आपके खोएगी। नजदीक ही हैं। जी बिल्कुल, आप मुस्लिम वोट इतने नहीं खोएगी जितने सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी से वोट छीन लेगी। केजरीवाल यही कर रहे हैं। तारीख समझते हैं लोग। हाँ, देखिए केजरीवाल बड़े
बड़े समझदार पॉलिटिशियन है और उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये वाला स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उन्हें हराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मैसेज मुस्लिम वोट बैंक में गया तो वो वोट बैंक उन्हीं के पास आएगा, जो कि एक बड़ा तबका है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि राहुल गांधी के जरिए कि वो संविधान सम्मेलन और दलित और संविधान के जरिए जो राजनीति कर रहे हैं आज के दौर में, उनकी राजनीति SC ST और OBC की चल रही है। प्लस वो चाहते हैं कि संविधान के मुद्दे के जरिए कम से कम मुसलमान और दलित वोट बैंक इकट्ठा अगर हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को इस बात को लेकर कन्विंस किया कि हमारा जो खानदानी दुश्मन है वो बीजेपी है राजनीतिक रूप से, लेकिन जो हमारा जो नया दुश्मन है जो हमें हर राज्य में खत्म कर रहा है, जो पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में कर चुका है, हमें पहले उससे लड़ना चाहिए। राहुल गांधी उनकी बात माने, लेकिन एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैंसिल की गई अजय माकन की, उसमें उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। इस बीच में कई सारे इंडिया अलायंस के लोगों ने राहुल गांधी को फोन किया, कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी मान गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, शरद पवार, TMC और अखिलेश यादव ने अरविंद को अपना समर्थन दे दिया। ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लगी कि जब हमने आपकी बात मान ली, आपका कोई वोट बैंक यहाँ पे नहीं है, इंडिया अलायंस के सहयोगियों को न्यूट्रल रहना चाहिए था। उसके बाद राहुल गांधी ने सीलमपुर में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधा अटैक किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर की जो राजनीति थी वो उभर के सामने आई, और जो नुकसान आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस को लेके, अरविंद वर्सेस जो कांग्रेस चल रहा है, ये इसके रिपरकशंस हैं। तो पर कांग्रेस तो अपना आकलन कर रही है 12 से 15, आपका आकलन क्या है आदेश? कांग्रेस खाता खोल पाएगी, डबल डिजिट्स में आ पाएगी, या सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। 2 टर्म से वो 0 पे खड़े हुए हैं, उनके पास जो है पाने के लिए है। अगर उनका वोट शेयर बढ़ता है तब भी उनके लिए अच्छा है। वो अगर मगर नहीं, आपका आकलन पूछ रहा हूं। कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, अभी हाँ मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, अभी चुनाव खड़ा नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी को एज है, लाभार्थी वर्ग उसके साथ है, लेकिन एक लाभार्थी वर्ग बीजेपी का भी है जो राशन लेता है उनसे 5 किलो का जो अनाज और चावल जो जाता है। तो दोनों तरफ लाभार्थी वर्ग है, लेकिन आम आदमी पार्टी को फिलहाल एज है। मैं आपको अपना सही आकलन दूंगा करीब 25 तारीख के आसपास, क्योंकि आखिरी हफ्ते में जाके चुनाव सेटल होगा। अभी कुछ कह देना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसमें एक मेरा आंकड़ा है वो ठीक नहीं है, जो वोट बैंक है PCR। क्या संजय अभी हैं हमारे साथ? मैं संजय से ये सवाल संजय चले गए हैं, तो विजय आपसे ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा। फोन पर है, एक सेकंड नहीं, फोन पर हैं तो फोन संजय आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। हाँ संजय, एक पूर्वांचली फैक्टर, बहुत बड़ा ये फैक्टर अब दिल्ली की राजनीति में बन गया है। 30% लगभग मतदाता, और पूर्वांचलियों को लेकर भाई रोहिंग्या से कंपैरिजन की है क्या नड्डा साहब ने, या उनका अपमान कर दिया अरविंद ने कि ये बिहार से ये सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पर मुफ्त में इलाज करवाते हैं, या एक ऋतुराज झा को, झा समाज को कुछ और कह दिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। पूर्वांचली वोट जो दरअसल ज्यादा विधानसभा में, लोकसभा में तो बीजेपी के साथ जाता है, विधानसभा में अरविंद के साथ जाता है, वही पुराना सिस्टम ही बना हुआ है या छिटक गया है पूर्वांचली वोट, बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है? देखिए संदीप, मुझे लगता है मुस्लिम और दलित मतदाताओं से ज्यादा दुविधा पूर्वांचली वोटरों के बीच में है कि वो उनके साथ जाना है। आपने ठीक कहा, अगर 2020 या 15 के चुनाव को देखें, उस वक्त तो एक मुश्त वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ जा रहा था। कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पूर्वांचली वोट बड़ी संख्या में है, और उन कंस्टिट्यूएंसी में अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हार का अंतर देखेंगे, जीत का अंतर बड़े मार्जिन से, तो साफ दिखाते हैं कि पूर्वांचली वोट उनके पक्ष में गया था। दुविधा है उनके मन में, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पासा, और आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवार, 12 पूर्वांचली उतारे हैं मैदान में, जबकि बीजेपी ने 6 ही दिए। दुविधा उनके मन में सबसे ज्यादा है कि जाना किनके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ जाए कि बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि उनके लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहना मतलब बहुत ज्यादा लॉयल दिखाई नहीं पड़ते। उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ भी अगर आप जाएं तो उन्हें फायदा मिल सकता है। कुछ बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो पूर्वांचली इलाकों से आते हैं और बीजेपी आगे करने की कोशिश कर रही है। राकेश भाई, पूर्वांचली किसके गले की हड्डी बन सकता है? देखिए, दिल्ली के मतदाताओं को 2 पार्ट रखिए।
एक सोसाइटी में रहने वाला, एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला। दो पार्ट में आप देखेंगे कि सारे राजनीतिक दल जो है राजनीतिक मुद्दों को झुग्गी बस्तियों में पार्क कर दिए हैं। और क्योंकि पूर्वांचल के लोगों की बहुतायत में मैं कहूँगा कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, तो जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ था, बड़ा लाभार्थी वर्ग, क्योंकि 30% वोट लगभग जो माना जा रहा है, उसमें आपका पूर्वांचल के लोग हैं। पूर्वांचल में ही आप देखेंगे कि ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, तो सारा जाति का एक बुके भी वहाँ पे झुग्गी बस्तियों में मिल रहा है। तो इसी हिसाब से जो भाजपा को जाता था लोकसभा में, विधानसभा में केजरीवाल को साथ जाता था, इस बार केजरीवाल जी ने इसीलिए ये एक नया दांव खेला है कि किराएदारों को भी हम सुविधा पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तो पूरे दरवाजे खोल दिए तो गए। अब उसमें यह है कि पूर्वांचल के अधिकांश लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनके इस दांव से निश्चित तौर पे उनको फायदा होगा, क्योंकि जो बिजली का बिल है, मैं किराए में रहा हूं संदीप भाई, इसलिए मैं बता दूं कि वहां 2 मीटर लगते हैं। एक मकान मालिक का मीटर होता है, एक किराएदार का सब मीटर होता है। मकान मालिक बिजली माफी का तो अपना पूरा फायदा उठाता है, लेकिन किराएदारों को बिजली माफी का कोई फायदा नहीं मिलता। उसी तरह से जल वाले में भी होता है, पानी का भी उनको फायदा नहीं मिलता। तो एक बड़ा वर्ग जो है, चाहे वो पूर्वांचल का हो या दूसरे राज्यों का हो, इस किराएदारी वाला जो एक नया मुद्दा है, उससे मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और इसी पूर्वांचली को एक क्विक कमेंट आपसे भी विनोद, मैं झुग्गी झोपड़ी तक भी ले जाऊं। अब झुग्गी की जगह पक्का मकान का वादा कर रही है बीजेपी, और कीजिए तो झुग्गी तोड़वा देते हैं, ऐसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक किसका राजमहल या शीश महल सजाती दिखाई देगी? देखिए, जहां तक हमारे घरों में जो मेड्स काम करती हैं, हाँ, अगर उनकी बातचीत से जो हमको अंदेशा लगता है वो ये है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ है। झाड़ू, आम आदमी नहीं बोलते, वो झाड़ू बोलते हैं, झाड़ू के साथ हैं। और ये बार बार अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि ये बस्तियां उजाड़ देंगे, झुग्गी झोपड़ी उजाड़ देंगे बीजेपी वाले जब आएंगे, तो जमीन हथिया लेंगे। वो एक तरह से डर पैदा करना चाहते हैं बीजेपी का इन लोगों के मन में। देखिए, नए मकान मिलते हैं लेकिन दशकों लग जाते हैं उसमें। जी 20 सेकंड प्लीज। के भेज दिया आपको, दशकों लग जाते हैं नए मकान मिलने में। तो वो लोग इस बात को समझते हैं और सब लोग इमीडिएट बेनिफिट चाहते हैं। अब जनता इंतजार नहीं करना चाहती, ये पर्कुलेटिंग डाउन द, वो पर्कुलेशन पे नहीं विश्वास करती। नहीं, अब तो एक हाथ ले एक हाथ दे, दो हमें कुछ, हमें दो, हम आपको वोट दे देंगे। और इसीलिए ये रेवड़ी कल्चर, ये फ्री की दुकान तो खुली गई है। अब इस दुकान में किसका मकान सजेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी जैसा आदेश ने कहा, पूरा अच्छी तरह से बैठा नहीं है चुनाव, मतलब जो होते हैं ना मुद्दे, वो घर कर जाएं। अभी बहुत कुछ बदलेगा, पर फिलहाल जहां 2 महीने पहले लग रहा था डिसएडवांटेज आम आदमी पार्टी, अब वो थोड़ा क्या आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पर अभी बहुत कुछ बदल सकता है और हमने देखा है बदलते हुए भी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।